साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा का आज विशेष प्रसारण है। विशेष प्रसारण इसलिए कि यह कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक होता है, पर आज शनिवार के दिन राष्ट्रीय राजनीति में ऐसा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि हम इस विशेष कार्यक्रम का प्रसारण लेके आपके बीच में है। विशेष यह है कि देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। उस लोकसभा चुनाव के संदर्भ में जिसको लेकर भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, अर्थात इस देश में अभी आचार संहिता नहीं लगी है। तमाम सरकारी आयोजन बड़े स्तर पर जारी हैं, राजनीतिक दलों की कवायद जारी है, सब अपने अपने समीकरण बनाने में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसने पिछले एक दशक में अपने तौर तरीकों में युद्ध स्तरीय बदलाव लाया है, उसमें से एक महत्वपूर्ण बदलाव यह भी है कि चुनाव आयोग अपना कार्यक्रम जब घोषित करेगा तब घोषित करेगा। पार्टी अपने आप को चुनावी मोड में पहले ही ला देती है। अभी हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो निर्धारित कार्यक्रम से तकरीबन 1.5 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूचियां जारी कर सबको चौंका दिया था। 17 अगस्त 2023 वो तारीख थी जब अचानक लोगों को पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इसके बाद सितंबर में भी 25 सितंबर को भी प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, जबकि आचार संहिता अक्टूबर में जाकर लगी थी। अब जब यह माना जा रहा है कि आचार संहिता मई में होने वाले आम चुनाव के संदर्भ में मार्च मध्य में लगेगी, तब भारतीय जनता पार्टी ने 2 दिन पहले आधी रात को बैठक करके 195 प्रत्याशी तय कर लिए जो इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और उन 195 घोषित प्रत्याशियों के संदर्भ में आज नाम सार्वजनिक भी हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर टिकट काटे हैं, बड़े पैमाने पर मंत्रियों को घर बिठाने का फैसला किया है और बड़े पैमाने पर कई स्थापित नेताओं को भी अब नई भूमिका देने के संदर्भ में प्रतीक्षा सूची में डाल दिया है। कई नए चेहरों को मौका दिया है, ऐसे चेहरों को मौका दिया है जो लंबे समय तक एक अदद विधानसभा की टिकट के लिए तरस रहे थे, लेकिन उन्हें सीधे लोकसभा की टिकट मिलती हुई दिख रही है। कई भारतीय जनता पार्टी का नया हिस्सा बने लोग भी टिकट पाने में कामयाब हुए और कई ऐसे लोग भी टिकट पाने में कामयाब हुए हैं जो दशकों से टिकट की उम्मीद छोड़ बैठे थे पर इस बार टिकट पा गए। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कई मौजूदा सांसदों को स्वयं के स्तर पर घर बिठाने का फैसला किया है। तो आज हम इस बदलाव पर ही बात करेंगे। देश के संदर्भ में फैसला 195 सीटों के संदर्भ में हुआ, पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर अगर बात करते तो यहां पर फैसला छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के संदर्भ में हो गया है और मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने फैसला ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने साहसिक फैसला यह भी लिया कि जो 2 सांसद और उनमें से एक तो केंद्रीय मंत्री थे, विधानसभा चुनाव में जीत पाने में सफल नहीं रहे, उन्हें एक बार फिर जनता के बीच भेजने का फैसला किया और उन्हें लोकसभा के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने साहसिक फैसला ऐसा भी लिया है कि जो राज्य में मंत्री थे, विधायक थे और विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए शिकस्त पा गए, उनको भी एक बार फिर जनता के बीच भेजने का फैसला किया है। तो यह बड़ा अजीबोगरीब मसला है। कुछ लोग जो पिछली बार चुनाव जीते इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर जो लोग अभी 3 महीने पहले ही चुनाव हारे हैं वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। क्या इसके पीछे जानना जरूरी हो जाता है। भाजपा की चुनावी रणनीति इस समय सबके लिए रहस्य का विषय होती है, शोध का विषय होती है। तो इस सूची पर आज हम शोध करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस शोध की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस समय प्रदेश की राजनीति के दिलचस्पी का विषय बनी हुई इस सूची पर ही विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय जी मौजूद है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय उनका पूरा नाम है। वो भी इस सूची का एक हिस्सा हो सकते थे। अभी भी उम्मीद उनकी मरी नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 5 सीटें अभी छोड़ रखी हैं और उनमें से वो सीट भी शामिल है जिससे कभी डॉक्टर चिंतामणि मालवीय सांसद रह चुके हैं। उस क्षेत्र का नाम है उज्जैन, भगवान महाकाल की धरती। हमारे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहां मौजूद है। समझने की कोशिश करेंगे उनसे कि भाजपा से वो कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, या विफलता की लंबी कहानी लिखने के लिए आगे भी तैयार है। साथ ही हमारे साथ में रमेश शर्मा जी हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, तटस्थ राय देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बात जो हमें कार्यक्रम की पृष्ठभूमि में अपने श्रोताओं से साझा करनी है, दर्शकों से साझा करनी है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में 11 सीटों के संदर्भ में
फैसला नहीं लिया, 5 सीटों के संदर्भ में फैसला नहीं लिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सभी 11 सीटों के संदर्भ में फैसला ले लिया। छत्तीसगढ़ में 11 संसदीय क्षेत्र है। 11 संसदीय क्षेत्रों के लिए जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनमें 4 वर्तमान सांसदों को पार्टी ने अपने स्तर पर ही घर बिठा दिया है। वो जो 4 सांसद हैं उनमें कांकेर से सांसद मोहन मंडा भी हैं, जो सांसद घर पर बैठे हुए हैं उसके अंतर्गत सुनील सोनी जी जो रायपुर के सांसद हैं, जिनके संदर्भ में फैसला लिया गया है वो गुहाराम अजगले हैं, जिनको पार्टी दोबारा मौका देने के लिए तैयार नहीं हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे और विजय बघेल को एक बार फिर मैदान में उतारने का फैसला लिया है, लेकिन महासमुंद के चुन्नी लाल साहू भाग्यशाली नहीं है, उनको पार्टी फिर मैदान में नहीं उतार रही है, जो वहां से वर्तमान सांसद है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में 6 सांसदों को घर बिठाने का फैसला किया है। 5 सांसद विधानसभा का हिस्सा बनने के कारण इस चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, पर शिवराज सिंह चौहान विधायक होते हुए भी सांसद का चुनाव लड़ेंगे, यह फैसला पार्टी ने लिया है। तो अब हम चिंतामणि मालवीय जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे चिंतामणि जी? आ रही है। तो चिंतामणि जी, इस परिवर्तन पर थोड़ा आपसे रोशनी चाहिए। भाई 5 साल सांसद ने कैसा काम किया, किस प्रकार का काम किया, इसके संदर्भ में फैसला लेने का अख्तियार तो जनता का होता है। और भाजपा तो ये बताती है कि आपकी पार्टी का तो छोटा सा कार्यकर्ता भी केवल देश और समाज के लिए ही प्रयत्नशील रहता है। तो ये सांसद तो देश और समाज के लिए काम कर रहे ही होंगे, फिर भी आप अपने स्तर पर ही उन्हें घर बिठा दे रहे हैं। ऐसा बदलाव आप क्यों करते हैं, ऐसे कदम क्यों उठाते हैं? और क्या माना जाए ये सांसद ठीक से काम वाम नहीं किए हैं तो अपने आप में जिस नए चेहरे को आप मैदान में लाते हैं उसकी राह मुश्किल नहीं कर देते? थोड़ा रोशनी दीजिए ना अपनी पार्टी की रीति और नीति के संदर्भ में चिंतामणि जी। देखिए, जहां तक प्रत्याशी चयन का सवाल है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधिकार का विषय है जी। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड चूंकि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, पार्लियामेंट बोर्ड भी नीचे नेतृत्व से बात करता है, संगठन में बात करता है और एक संवाद की अपनी प्रक्रिया है। उसी संवाद की प्रक्रिया से निकल करके रिजल्ट आते हैं। दूसरा, जहां तक जिनको दिया है वो उनको क्यों हटाया, तो पार्टी में जो जहां उपयोगी होता है वहां उस स्थान पर उसे लगा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो यहाँ निरुपयोगी थे या नहीं थे, हो सकता है कि कहीं और जगह वो ज्यादा उपयोगी हो, संगठन में उनकी उपयोगिता हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए व्यक्ति, ये हमारी पार्टी में है। इसलिए ये फेरबदल जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक है, आंतरिक लोकतंत्र का प्रतीक है, आंतरिक जो संवाद है उस संवाद की प्रक्रिया से निकला हुआ है। इसलिए कोई इसमें कोई प्रश्न नहीं है, बल्कि एक अच्छा निर्णय हम संगठन ने किया है। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, ये कौन सा लोकतंत्र होता है जिसमें प्रश्न के लिए जगह नहीं होती है? थोड़ा हमें इस बात को बताइए। आपने कहा ये प्रश्न का विषय नहीं है, भाई अगर प्रश्न का विषय नहीं है तो फिर लोकतंत्र किस बात का है? नहीं, ये देखिए, प्रत्येक प्रश्न और प्रत्येक असहमति वो हमेशा सम्माननीय होती है और असहमति का सम्मान ये लोकतंत्र का आवश्यक विषय है। मैं आपसे प्रश्न करने का नहीं कह रहा कि कोई प्रश्न इसमें हो सकता है, ये इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा क्यों ना वैसा क्यों। ये पार्टी की अपनी आंतरिक प्रक्रिया है और अनेक आयाम। लेकिन इस आंतरिक प्रक्रिया में रोशनी चाहिए डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी। शुरुआत गुना से करते हैं। देखो भाई, गुना में पिछली बार जो है ना, जो लोकसभा चुनाव हुआ, कमाल हुआ। देश में 2 परिणाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। एक, अमेठी में राहुल गांधी का हारना और स्मृति ईरानी का जीतना, और दूसरा गुना से सम्मान्य महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हारना, और कभी उन्हीं के सैनिक रहे, सिपह सालार भी कहना गलत हो जाएगा, सैनिक रहे डॉक्टर केपी यादव का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतना। अब डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, आप तो हमें यह समझाओ कौन सी बात ज्यादा चौंकाने वाली है? डॉक्टर केपी यादव ने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के चुनाव में शिकस्त दी थी, वो ज्यादा चौंकाने वाली है, या जिन डॉक्टर केपी यादव से ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 में चुनाव हार गए थे, वो डॉक्टर केपी यादव 2024 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों कट गए और गुना से प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के हो गए। कौन सी बात ज्यादा चौंकाती है चिंतामणि वाली? थोड़ा हमें रोशनी दो ना। देखिए, राजनीति में तो इस प्रकार के अप्रत्याशित निर्णय और इस तरह के निर्णय होते ही है, ये कोई वो नहीं। लेकिन पार्टी में जब स्वयं
यादव जी को कोई परेशानी नहीं है। वो उन्हें पार्टी अपना जो स्थान है वो देगी, उनको संगठन में काम लेगी, या और कहीं उनको पहुंचाना होगा तो वहां पहुंचाएगी। प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए सम्मान है, और ऐसा किसी को ये कोई किसी के घर की एकदम ऐसी समाजवादी पार्टी की या फिर बहुजन समाज पार्टी की नहीं है कि आज इनको कर दिया कल उनको कर दिया। यहाँ तो सब कुछ सोचा समझा है, तय किया हुआ है, और किसी ऐसा भी नहीं है कि जो संदेश आप देना चाह रहे हैं कि महाराजा का प्रभाव इतना है कि एक जो वास्तव में लोकप्रिय आदमी है उसको हटा करके उनको कर दिया, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? तो कैसा है? सारी चीजें मैंने प्रारंभ में कहा कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विवेकाधिकार है कि वो किसे दें, लेकिन यहाँ यह तय है कि प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता उसे उचित स्थान पर। देखिए, माफी के साथ कहता हूं चिंतामणि वाली जी, देखो, संसदीय बोर्ड का, केंद्रीय चुनाव समिति का ये अधिकार है कि वो जिसको चाहे उसको टिकट दे। आपकी इस बात में कोई तर्क नहीं है, पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन डॉक्टर चिंतामणि जी, मालवीय जी का ये नैतिक दायित्व है कि पार्टी ने ये फैसला क्यों लिया, कैसे लिया, इसको जनता के बीच में प्रस्तुत करें। तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, पार्टी में केंद्रीय बोर्ड का जो फैसला लिया था उन्होंने अपना दायित्व निभा लिया। अब आपके दायित्व की बारी है। आपका दायित्व यह है कि आप बताओ कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा बताओ ना हम लोगों को, ऐसा क्यों किया। कोई और भूमिका, मैं तो कह रहा हूं कि कोई और भूमिका उनकी सूची होगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें केवल एक तरफ कर दिया गया या किसी के प्रभाव में कर दिया गया। चलिए, हम आपकी दुविधा को थोड़ा और आसान करते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को छोड़ते हैं और डॉक्टर केपी यादव को भी छोड़ देते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, पिछली बार आपने चौंकाने वाले तरीके से उन्हें प्रत्याशी बनाया था, और आपके पसंदीदा किरदार सियासत के दिग्विजय सिंह, राजा दिग्विजय सिंह को शिकस्त दिला दी थी। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अब सांसद नहीं रहेंगे, ऐसा पार्टी का फैसला है। ये गोडसे के समर्थन में जो बयान दिए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं उन्हें अंतर्मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लोग इंतजार करते रहे क्या सजा मिलेगी। क्या माने कि गोडसे का समर्थन साध्वी प्रज्ञा को भारी पड़ा और प्रधानमंत्री ने अपना वचन पूरा किया। देखिए, चयन किसी का होना एक बात है और उस चयन में फिट होना वो दूसरी बात है। साध्वी प्रज्ञा जी का स्वरूप और उनका मानसिक गठन वो संत के स्वरूप का है, और उनको जब लाए थे तो पार्टी जो हिंदू आतंकवाद का एक नकली पूरा प्रहसन इन्होंने रचा था, उसको तोड़ने के लिए, उसको जवाब देने के लिए साध्वी प्रज्ञा जी को दिया गया था कि आपने एक साध्वी के साथ अत्याचार किया केवल इसलिए कि वो टूट जाए और ये कहे कि हाँ, हिंदू भी आतंकवादी हो सकता है। तो ये जो इन्होंने गढ़ा था सारा षड्यंत्र, उस षड्यंत्र के जवाब में तो वो पारिस्थितिकीय निर्णय था, परिस्थिति विशेष में लिया हुआ निर्णय, पता भी नहीं थी, लेकिन फिर वो पार्टी की सदस्यता दी और उनको टिकट दिया। तो कई बार जो है वो परसेप्शन के लिए और किसी झूठे सिद्धांत को तोड़ने के लिए भी इस तरह के निर्णय लिए। चलिए, एक विषय में और रोशनी दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो जनता के स्तर पर 3 महीने पहले खारिज हुए, उनको फिर जनता के बीच में भेज रहे हैं, और कई ऐसे हैं जिनको आप उतारने को भी तैयार नहीं हो। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं भाई? फग्गन सिंह कुलस्ते जी और गणेश सिंह जी दोनों विधानसभा में शिकस्त खा गए सांसद रहते हुए, फिर भी पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना रही है। पर जो नाम हमने लिए, ये तो जीते जिताए लोग थे, विधानसभा में आपने आजमाया भी नहीं, फिर भी घर बिठा दिए। ऐसा क्यों? कोई तो वजह होगी। देखिए, जो सांसद का विषय है, ये सांसद का जो चयन है ये सदन की आवश्यकताओं को देखते हुए लिया जाता है, क्योंकि ये मुख्तलिफ पूरे डिफरेंट ये डिफर करता है अलग अलग विषयों पे। किसी की उपयोगिता सदन में होती है, किसी की उपयोगिता संगठन में होती है, किसी की उपयोगिता क्षेत्र में होती है, और किसी की उपयोगिता सामाजिक समीकरण के साथ होती है। ठीक है, और जो छोटा चुनाव होता है तो अन्य मुद्दे और अन्य कारण भी उसमें शामिल होते हैं। कोई एक कारण नहीं होता, लेकिन अनेक कारण मिलकर के उसको रिजल्ट तक। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय भी अभी कारण खोज ही रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? हो सकता है शैलेश नितिन त्रिवेदी कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, चिंतामणि मालवीय जी की कुछ मदद कर पाए और हमारे दर्शकों की भी मदद कर पाए। क्या कहते हैं शैलेश जी? भाजपा का साहसिक निर्णय लेने का तरीका ही उसे जनता के बीच में प्रासंगिक रखता है,
और उस संख्या बल तक पहुंचा देता है जो एक दमदार सरकार के लिए जरूरी होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा ने गजब की शिकस्त हासिल की थी। उस शिकस्त का सम्मान किया भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, और स्वमेव 10 के 10 सांसदों की टिकट बदल दी थी। बोलो सारे बदल दो, इनके संदर्भ में जनता के मनोभाव ठीक नहीं, और नतीजा भी देखने को मिला। 10 सीटों पर उन्होंने चेहरे बदल दिए। 9 सीटें जीत पाने में कामयाब तब रहे जब आप सरकार में थे शैलेश जी, और ऐसी वैसी सरकार में नहीं थे, एक तरफा सरकार में भी थे, तो भी आप एक तरफा तसल्ली से हारे। क्या कहते हैं, भाजपा ऐसे ही फैसलों से, ऐसे ही जनता के मनोभाव को जानकर फैसले लेती है, इसलिए जीतती है। आप जनता के फैसले समझ ही नहीं पाते, मनोभाव जान ही नहीं पाते, इसलिए टापते रह जाते हैं। क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब 90 में से 68 सीटों में कांग्रेस की जीत हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी लोकसभा चुनाव के लिए। भाजपा ने 11 के 11 सांसदों को बदल दिया। इस बार तो भाजपा 54 सीटें जीत के आई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 11 को नहीं बदला, 2 तो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बघेल जी विधानसभा हार गए थे, संतोष पांडे जी लड़े नहीं थे, लेकिन इन दोनों को लड़ाया जा रहा है। 4-5 ऐसे हैं जो विधानसभा में पहुंच तो गए हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता क्रम में कोई बड़ा स्थान बना पाने में सफल नहीं हुए, लेकिन 4 की तो टिकट काट दी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रकार से भाजपा की अपने 9 सांसदों की एंटी इनकम्बेंसी पे मुहर लगाने वाली बात है। भाजपा के ये 9 सांसद केंद्र में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज उठा पाने में विफल रहे, ये जनता मानती है। ये मान के भाजपा ने इन 9 सांसदों को ड्रॉप करने का फैसला लिया है। तो आप कितनी अच्छी बात मानते हैं इसको कि भाजपा ये समझ पाती है कि कौन क्या कर पाया। भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अपने 10 सांसदों की टिकट काट दी थी। असल में भारतीय जनता पार्टी की वो जो नए प्रयोग करने की रणनीति है, और उनको जो घोषणा उन्होंने की है कि उनको किसी भी हालत में देश भर में 370 सीट जीतना है, इस आधार पर ये जो उम्मीदवार उन्होंने घोषित किए हैं, तो मुझे जो लग रहा है कि वो अनुमान के अनुसार है। केवल मुझे 2 निर्णयों पर थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा लगा है जो अनुमान से, मेरे अनुमान से बाहर है। बाकी उनके सारे निर्णय बिल्कुल जो नए कार्यकर्ताओं को, खासतौर से होशंगाबाद में उन्होंने मौका दिया है, जबलपुर में आशीष को मौका दिया है, या सागर में वो लता बानखेड़े की जो को मौका दिया है, भोपाल में आलोक को मौका दिया है, निश्चित रूप से ये कार्यकर्ताओं को मौका है। एक इसमें से मुझे केवल उज्जैन और इंदौर का जो टिकट होल्ड किया है, उस पर थोड़ा सा लगता है कि ये टिकट क्यों उन्होंने होल्ड किया है। संभवतः ये मुख्यमंत्री जी चूंकि उज्जैन के हैं, इस कारण उन्होंने होल्ड किया होगा। अब शिवराज जी का जो विदिशा से चुनाव लड़ने का है, इसमें कोई शक नहीं कि जब 19 में चुनाव हो, ये मालवीय जी ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, तो जो संकेत मिल रहे थे 2019 के चुनाव में कि भाजपा उनको विदिशा से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन विदिशा के सारे पंचायत और भाजपा के कार्यकर्ता सारनाथ सिंह जी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, उसके प्रस्ताव भी वहां से आ गए थे। लेकिन एंड टाइम पर फिर शिवराज जी की पसंद से ही भार्गव साहब को जो टिकट मिला, तो मैं समझता हूँ ये पिछली बार का निर्णय अधूरा रह गया था। पार्टी हाईकमान ने निर्णय लेकर के शिवराज जी को विदिशा चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, तो उसी के अनुरूप है। वो रिकॉर्ड मतों से वहां से जीतने की उनकी संभावना हो सकती है, उनका बड़ा काम है। तो कुल मिलाकर के इसके संकेत मुझे लग रहा है कि जो भार्गव साहब है वहां पर, रमाकांत जी जो वहां पे सांसद है, उनको हो गया होगा। तो पिछले 1 महीने में रमाकांत जी ने जितने कार्यक्रम स्थानीय किए, उसमें शिवराज जी रहे हैं वहां पर, तो ये संकेत लगभग हो गए थे। तो ये सूची जो जिस तरीके से उन्होंने जारी की है, नहीं, मेरा सवाल थोड़ा दूसरा रमेश जी, सूची कैसी है ये बात की बात, अपने स्तर पर सांसदों को घर बिठाना। जैसे मैं आपसे समझना चाहता हूं, गुना का मैंने जिक्र किया, डॉक्टर केपी यादव घर बैठेंगे, और जिन सिंधिया जी को उन्होंने चुनाव हराया, करिश्मा किया, इतिहास रचा, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के टिकट पर गुना से चुनाव लड़ेंगे। जिन विवेक नारायण शेजवलकर, जिनके पिता का भी बड़ा योगदान ग्वालियर की सियासत में रहा, एन.के. शेजवलकर जिनका नाम था, उनके बेटे अब घर बैठेंगे। पर जो भारत सिंह कुशवाहा मंत्री रहते हुए अभी 3 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हार गए, जो भारत सिंह कुशवाहा विधायकी नहीं जीत पाए, वो ग्वालियर से
सांसदी का चुनाव लड़ेंगे। कोई तो तार्किकता होगी। आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार इस कार्यक्रम में मौजूद है, कोई तार्किकता तलाश पाया? देखिए, इसके जो मुझे जो लग रहा है, सत्य क्या है ये तो भगवान जी जाने या राधा कृष्ण जी बताएंगे। मुझे जो लग रहा है, ग्वालियर चंबल संभाग एक ऐसा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में अलग, जहां जातिगत समीकरणों का बहुत बोलबाला है। ये जो उन्होंने चारों टिकट दिए हैं, तीनों टिकट, ग्वालियर का, भिंड का, मुरैना का, मुझे जो लग रहा है वो उन्होंने ओबीसी के जो उपवर्ग हैं उसको ध्यान में रख करके ये टिकट किसी तरीके से बांटे हैं। अब गुना का जो टिकट आपको, हिमांशु जी आपको जरूर ध्यान होगा, ज्योतिरादित्य जी जब भाजपा में आए थे और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था, तब यादव जी ने खुद कहा था कि यदि ज्योतिरादित्य जी चुनाव लड़े तो मैं इस सीट को छोड़ दूंगा। ये उन्होंने उस वक्त भी कहा था। तो मुझे जो लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। यादव जी को कुछ ना कुछ दायित्व तो मिलने की पूरी संभावना है। उनको पार्टी छोड़ेगी नहीं। बहुत संभव है कि जो राज्यसभा का शेष 4 साल 3.5 साल बचे हैं उस पर उनको एडजस्ट हो या कुछ और किसी जगह पर एडजस्ट हो, लेकिन यादव जी एडजस्ट होंगे। दूसरा, भोपाल का टिकट जब अनाउंस हुआ था तो पिछली बार भी ये तय था, हर टीवी के डिबेट में मैंने कहा था कि वो एक ही बार चुनाव लड़ेंगे साध्वी जी। और वो जो उनको टिकट दिया गया था वो निश्चित रूप से वो उचित समय पर उचित उनको टिकट दिया गया था। तो उनको तो एक ही बार टिकट मिलना था, दोबारा उनको टिकट मिलना नहीं था। तो ये दोनों टिकट जो चेंज हुए हैं, भोपाल का और गुना का, उसके पीछे पार्टी की अपनी योजना है और ये पहले से तय है, इसमें कुछ नया नहीं है। पर रमेश जी, आपने रोशनी नहीं दी। भाई यादव जी को कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, पर हमारा सवाल तो इस बात को लेकर है, जो जनता के बीच अपने आप को प्रामाणिक साबित कर रहा है, जो बड़े दिग्गज को चुनाव हरा पाने में सफल रहा है, आखिर उसको इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ाया जा रहा है? ये सवाल कहीं ना कहीं मतदाता के मन में आएगा, कार्यकर्ता के मन में आएगा। उसका उत्तर तो खोजा जाना चाहिए। रमेश जी, इसका उत्तर खोजने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ी मदद कीजिए हमारी। पर मेरे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी हैं, वो ऐसी दुविधाओं के उत्तर खोज लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सूची आ चुकी है। राकेश सिंह जी क्या कहते हैं इस सूची को देखकर? कितना आप अचंभित हैं या अपनी अपेक्षा अनुरूप ही इस सूची को देख पा रहे हैं, या इस बात से आप निराश तो नहीं है कि सिंधिया जी का इंतजार आप ग्वालियर में कर रहे थे, वो गुना में पाए जाएंगे? क्या कहते हैं चौधरी साहब? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है और ऐसे फैसले ले रहा है कई दशक से जी, जो चौंकाने वाले तो होते ही हैं डॉक्टर साहब जी। लेकिन किसी कार्यकर्ता से भी बीजेपी के जब मैं पूछता हूं कि भाई किसको टिकट मिल रहा है, तो वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी ये कहता है कि साहब हमारी पार्टी में ये नहीं कहा जा सकता किसको टिकट मिलेगा जी, कब किसको कहां से टिकट मिल जाए, किसको कहां कर दिया जाए। ये फैसला बड़ा असमंजस में रखने वाला रहता है। मैंने विधानसभा के चुनाव में भी आपने देखा कई दिग्गजों को आसमान के तारों को जमीन पे ले आए मध्य प्रदेश में जी, और बहुत से हमारे मित्र बीजेपी के ये सोच रहे थे और बहुत से ऐसे आदरणीय लोग भी थे कि जिनको लग रहा था कि लोकसभा की टिकट बीजेपी दे देगी और वो आशावान भी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देने के बाद एक कयास ये तो खत्म हो गया कि बड़े बड़े नेता सोच रहे थे कि मेरा 3 जगह से नाम है, मेरा 2 जगह से नाम है और मुझे कहीं ना कहीं मिल जाएगी टिकट। इसलिए अचंभित करने वाली लिस्ट है, लेकिन उन्होंने ये पैटर्न बना लिया है। वो ये कहते हैं कि भाई मैं जो निर्णय करूंगा वही सर्वोपरि है, इसमें जनता कुछ नहीं करेगी और कार्यकर्ता कुछ नहीं करेगा। जहां तक माननीय शिवराज सिंह जी की बात है, उनका जो उनका जो उत्तरार्ध है अब जी, वो अब पूरे तरीके से अब जो है उस तरफ जा रहा है कि उनकी अंतिम पारी है लोकसभा की। और मैं समझता हूं उसी परिवेश में, क्योंकि वो इच्छा भी कर रहे थे, उनको विधानसभा जाना अच्छा नहीं लग रहा था और वो दिल्ली में जाके निवेदन भी कराए थे कि मुझे दिल्ली बुला लिया जाए और उनकी निवेदन स्वीकार कर लिया केंद्रीय। चौधरी साहब, आप कहीं निराश तो नहीं है कि शिवराज सिंह की अंतिम पारी है या शिवराज सिंह की नई पारी है? शिवराज सिंह इस समय उम्र के 7वें दशक में चल रहे हैं, 6वां दशक है उनका उम्र का। अभी ठीक ठाक सक्रिय राजनीति के लिए मैदान बचा हुआ है। तकरीबन 2 दशक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने के बाद वह एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का रुख कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में देश में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और शिवराज सिंह उस भूमिका का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? नहीं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने निर्णय देखे जी, उनसे मैं कदापि ये नहीं सोच सकता हूं कि माननीय शिवराज सिंह जी का भविष्य खेत में हो, क्योंकि शिवराज सिंह जी पहले भी कई बार सांसद रहे लेकिन उनको
किसी वहां केंद्रीय नेतृत्व के सरकार में पद पर नहीं। अच्छा चलिए चौधरी राकेश जी, इसे छोड़िए। भाजपा की ये सूची, भाजपा के ये फैसले, भाजपा के ये निर्णय कांग्रेस को क्या सबक देते हैं, इसके संदर्भ में कोई दृष्टि आप साझा करना चाहिए कि भाई ये भाजपा कर रही है, कांग्रेस को भी ऐसा कुछ करना चाहिए या ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? क्या कहते हैं चौधरी राकेश जी, क्या कांग्रेस को करना चाहिए और क्या कांग्रेस को बिल्कुल नहीं करना चाहिए? कांग्रेस में गंभीरता से विचार विमर्श चल रहा है। 2-3 बैठकें हो भी चुकी हैं लोकल में नेताओं की मध्य प्रदेश में। किसके साथ? आपस में नेताओं की। अच्छा, मुझे लगा भाजपा के नेताओं के साथ, वो चर्चा अभी बीच में काफी थी ना। देना है कांग्रेस के नेताओं का। नहीं चौधरी साहब, आप मेरी बात को शायद सुने नहीं। मैंने कहा कि किसके साथ में, कहीं भाजपा के नेताओं के साथ तो नहीं ना? वो दिल्ली विल्ली भी कुछ बड़े नेता वेता पहुंचे तो उसकी भी सुर्खियां बहुत बनी थी, आपको याद होगा ना, आप भूले तो नहीं? नहीं, मैं कदापि नहीं भूला। उन्होंने खंडन भी किया। मैंने तो कोई फोटो देखी नहीं कि दिल्ली में नेता कोई बीजेपी के नेता से मिलने गए हों या कोई बात हुई हो जी। अब मीडिया है, वो कुछ भी डॉक्टर साहब कह सकती है। मैं तो लगातार खबरें देखता हूँ जी। तो मुझे अपने किसी कांग्रेसी नेता का कोई ऐसा वीडियो नहीं आया, ना ही कोई पिक्चर आई जी, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कोई मिलने गया हो। और अचंभित नहीं है, कांग्रेस का अपना तरीके का मंथन चल रहा है जी जी। अभी राहुल जी आज मध्य प्रदेश में एंट्री किए हैं मुरैना से जी। सभी उत्साह, सभी हमारे नेता मध्य प्रदेश के और केंद्र के यहाँ आज मुरैना में थे और मनन करके, मंथन करके, और ये इसमें सुविधा ये होगी अब जी। जैसा हमारे यहाँ जाति समीकरण मध्य प्रदेश में होता है, ग्वालियर चंबल में विशेष रूप से चलता है, तो बीजेपी की टिकट डिक्लेयर होने के बाद कांग्रेस को अब सहूलियत होगी अपने टिकट के बारे में पॉजिटिव मंथन करने के लिए और निर्णय लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस के लिए सुगम रास्ता है कि और विचार करके अपने प्रत्याशियों को बलपूर्वक। बात तो आप बड़े पते की कह रहे हो चौधरी राकेश जी, पर अतीत तो इसकी गवाही नहीं दे रहा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में भी पहले प्रत्याशी घोषित किए थे, आपको बड़ा मौका मिला था सोचने, विचारने, समीकरण बिठा के प्रत्याशी घोषित करने का, आपने किया भी। उसके बाद नतीजा क्या हुआ? आप हारे नहीं, बहुत तसल्ली से हारे। क्या कहते हो आप? एक बार फिर भाजपा ने यही चला दिया है, प्रत्याशी घोषित कर दिए। आपके लिए आसान या आपके लिए मुश्किल? नहीं, आपने विधानसभा का जिक्र कर दिया है तो मैं ये मानता हूं कि अंतिम निर्णय जनता का सरोपर होता है, लेकिन डॉक्टर साहब जो फैक्ट्स थे उसके मनसा अनुरूप रिजल्ट नहीं आए जी। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस बात की तरफ देखते हैं कि जिस भाजपा को 100 से ज्यादा सीट नहीं मिल रही थी उसको 62 सीट कैसे और बढ़ गई जी। मध्य प्रदेश का मतदाता अचंभित है। और ये मंडन मिश्रा है बनारस के, ये लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो ये कह दें कि मैं 370 के पार जाऊंगा, तो मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि इनके जेब में ही मशीन रखी है या पूरा कंप्यूटर इनके जेब में ही है जी। ऐसी घोषणा कर रहे हैं जो मंडन मिश्र ने नहीं की, अभी जो अतीत के जो है विद्वान हुए बनारस के मंडन मिश्र। अब आपके साथ में तो दिक्कत ये कि जो हार गया था आप उसको याद रखते हैं। भाई मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के साथ में शास्त्रार्थ किए थे, हारे हुए व्यक्ति का नाम आपको याद है, जीते हुए का आप उल्लेख नहीं कर रहे हैं। जीते तो आदि शंकराचार्य थे, आप मंडन मिश्र का उदाहरण देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उलझन में है। पर मैं वापस लौटूंगा, पर अभी तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी के पास चलता हूं और चिंतामणि जी आपसे रोशनी चाहता हूं। ये सूची के अंतर्गत 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक सम्माननीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का और दूसरा आपके आदरणीय सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का। भविष्य की दृष्टि से कार्यकर्ता किसकी ओर देखे, आप सब किसकी ओर देखें? थोड़ा इसमें रोशनी दीजिए ना, दोनों को जगह मिल गई है इस सूची में, कहां भीड़ ज्यादा लगे? रोशनी तो सूर्य की तरह साफ है, एकदम स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की ओर ही देखें, पार्टी की नीतियों की ओर देखें। ये चुनाव तो मोदी जी के चेहरे पर, मोदी जी की नीतियों पर हो रहा है जी। तो इसमें राज्य के किसी व्यक्ति इस या उसके लिए कार्यकर्ता का कोई सवाल नहीं। कार्यकर्ता केवल संगठन की ओर देखता है, अपनी सांगठनिक व्यवस्था की ओर देखता है, और जहां तक नेता का सवाल है वो भी कार्यकर्ता ही होते हैं जी। तो अभी अगर किसी की ओर देखना है और पूरा देश किसी की ओर देख रहा है और पूरा विश्व किसी की ओर देख रहा है तो वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी की जनहित। अच्छा, तो फिर जाके ये समझाओ चिंतामणि मालवीय, जब मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलना है, देखना मोदी जी की ओर ही है, तो ये 6 सांसदों को जो घर बिठाया है, इन्होंने किया क्या ऐसा जिसके कारण इनको घर बिठा दिया? जीत तो जाना ही था जिसको भी टिकट मिलनी है, तो फिर इनको घर बिठाने का फैसला क्यों किया? क्या इन्होंने ऐसी कारगुजारियां की हैं जिसके चलते इनको मौका नहीं मिल रहा?
मोदी जी के नाम पर चुनावी भवसागर को पार करने का। इसमें रोशनी दो। क्या किए डॉक्टर केपी यादव, थोड़ा बताओ ना, क्या किए सम्माननीय गुमान सिंह डामोर? ऐसा क्या गुल खिलाए जिसके कारण इनको मौका नहीं मिल रहा? देखिए, बहुत सारी चीजें रहती है कि भाई जीत की संभावना कार्यकर्ताओं में लोकप्रियता। अरे जिंदाबाड़ी जी, अभी तो आप बोले कुछ है ही नहीं मायने, मोदी जी हैं, जीत ही जाना है। तो फिर जाकर अब आप ये वाला उदाहरण मत दो कि वो जीत की संभावना और समीकरण और जीत की संभावना थोड़ी देखनी, जीतना तो है ही, मोदी जी का नाम इतना प्रबल है। महत्वपूर्ण बिंदु की और नाम प्रश्न इंगित किया है। देखिए, बात सही है, लेकिन कुछ प्रतिशत जो प्रत्याशी है उसका भी रहता है कि उसकी अपनी लोकप्रियता कितनी है, उसकी स्वीकार्यता कितनी है, उनने जो काम किए हैं वो जनता तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, सदन में उसकी कोई उपयोगिता है या नहीं है, विभिन्न जो काम रहते हैं संसद के रूप में, विभिन्न कमेटियां समितियां रहती है, वहां वो उपयोगी है या नहीं है। तो ये तमाम जो कॉम्प्रिहेंसिव पक्ष रहते हैं, उन सारे पक्षों को कुल मिला के इनका कामकाज ठीक नहीं था, इसलिए इनको मौका नहीं मिला, ऐसा पार्टी ने फैसला लिया। तो अब आप, रमेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहता हूं मैं। जाना तो मुझे शैलेश जी के पास था, पर एक बार आपका हस्तक्षेप ले लेता हूं। जिनका कामकाज ठीक नहीं था उनको पार्टी ने अपने स्तर पर फैसला दे दिया, जनता वहां की स्वीकार कर लेगी, पार्टी ने बदल दिया है, तो पार्टी अपने यही बनाए रखें, या पार्टी भी फैसला ले सकती है कि दूसरी पार्टी को मौका दे दे, ऐसा जनता कर दे? क्या कहते हैं? अब जनता क्या फैसला लेगी ये तो फिर जनता जब फैसला ले लेगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मोटे तौर पर इस बार जो इन्होंने टिकट का खास तौर से निर्णय किया है, इसमें कोई शक नहीं कि हाईकमान की मजबूरी है, उनका निर्णय है। लेकिन फिर भी ये 3-4 अलग अलग तरह के इन्होंने सर्वे कराए थे। एक संघ का सर्वे अलग था, एक किसी एनजीओ से सर्वे अलग कराया था, पार्टी का संगठन का सर्वे अलग था, मीडिया की टीम को अलग लगाया था। तो कुल मिलाकर के कई प्रकार के उसमें उन्होंने सर्वे किए थे, उस आधार पर कुछ टिकट बदले। 2 टिकट बदलने पर तो मुझे पता ही था कि ये दोनों टिकट बदलेंगे। एक केपी यादव के टिकट का मुझे पता था कि बदलेंगे, और भोपाल के टिकट का भी पता था कि ये बदलेंगे। अरे भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर जी का आपको पता था, चलो मान लिया, ये आलोक शर्मा जी को क्यों टिकट मिला, इसके विषय में भी तो बताओ ना रमेश जी हमको। देखिए, ये जो मुझे लग रहा है ये 4-5 टिकट जो है वो कहीं ना कहीं ये शिवराज जी की पसंद के टिकट हैं। आलोक शर्मा का टिकट उनकी पसंद का है, दर्शन का टिकट होशंगाबाद का उनकी पसंद का है, लता का टिकट जो सागर का है ये भी उनकी पसंद का है। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है, कुछ भाजपा ने कुछ नेताओं को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी होगी, तो स्वाभाविक रूप से ये 4 टिकट। अच्छा, तो फिर ये बताओ भाई कि पूर्व मुख्यमंत्री की पसंद के 5-5 टिकट हो गए, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उसकी पसंद के कौन कौन से टिकट है? फिर तो रमेश जी अब आप इसका भी खुलासा करो, हमारी मदद करो। उनकी पसंद से उज्जैन का और इंदौर का टिकट रोक ही दिया, वरना शंकर लालवानी का टिकट रोकने की कोई तुक नहीं थी। ये भूरेलाल जी फिरोजिया का लड़का है जो इस समय उज्जैन से सांसद है, उसका टिकट रोकने की कोई तुक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनकी पसंद ये दोनों टिकट रुके हुए हैं। मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री की केवल इतनी चली कि उसकी पसंद के लिए टिकट रुक गई है, और पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी चल रही है कि 5-5 टिकट सीधे घोषित हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है रमेश जी वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ? भाई हिमांशु जी, सत्य क्या है ये तो मुझे पता नहीं, राधा कृष्ण जी बताएंगे, लेकिन पत्रकार के रूप में जो अनुमान और सूचना है उस आधार पर मैंने बताया कि ये 4-5 लोग उनकी पसंद के हैं और ये 2 टिकट उनके वजह से रुक गए होंगे। एक पत्रकार के रूप में जो अनुमान मैं लगा सकता हूं, मैंने केवल वही अनुमान आपको बताए जी। मतलब आपका मानना है कि अभी वर्तमान मुख्यमंत्री की पसंद से प्रत्याशी जाहिर नहीं हो पा रहे, पर पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी पसंद के अनुसार तो टिकट ले गए, क्योंकि ग्वालियर से सम्माननीय भारत सिंह कुशवाहा और मुरैना संसदीय क्षेत्र से सम्माननीय शिवमंगल सिंह तोमर, इन दोनों के चेहरे लोग जब देखते हैं ना, तो लोगों को नरेंद्र सिंह तोमर का चेहरा अपने आप दिखाई दे जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। क्या कहते हैं आप? इस बार पार्टी ने अपने बड़े नेताओं को सम्मान की दृष्टि से देखा है, उनकी पसंद का बड़ा सम्मान किया है। नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे जो लग रहा है कि पिछले दिनों जो खबरें आ रही थी कि भाजपा कहीं ना कहीं उम्मीदवार के साथ साथ कुछ ऐसे बनाएगी जो कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपेगी कि टिकट इस तरीके से जाए। और जिस तरीके से मुरैना में और ग्वालियर में भाजपा के वोट को लेकर के थोड़ा सा अलग वर्णन आया था, कांग्रेस की उम्मीद बढ़ी थी मुरैना के विधानसभा परिणाम को देख करके, ग्वालियर को देख करके, जबलपुर को देख करके। तो मुझे जो लग रहा है कि उसको ध्यान में रख करके ये सारे टिकट दिए हुए हैं, कि जिस तरीके से आशीष को टिकट दिया है उन्होंने जबलपुर में, या ये दोनों टिकट नरेंद्र तोमर के कहने से टिकट दोनों दिए हैं,
तो मैं समझता हूँ उस बात को ध्यान में रख करके टिकट बांटे हैं इस बार। तो इस बात का ध्यान रखा गया है। मैं वापस आता हूं शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास। पहले तो उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, वो हस्तक्षेप करना चाह रहे थे और फिर कुछ सवाल भी करते हैं। जी शैलेश जी, क्या हो गया था? मैं दो बातें इस सूची को देखकर सोच पा रहा हूं जी, और आपसे साझा कर रहा हूं। जी, 2014 में भाजपा के 3 मुख्यमंत्री थे। मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे जी, शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और रमन सिंह जी भी 3 बार से लगातार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनते आ रहे थे। मोदी जी बन गए देश के प्रधानमंत्री, शिवराज सिंह जी और रमन सिंह जी दोनों हारे। उसके बाद आज रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष हैं जी। शिवराज सिंह चौहान जी एक हार के बाद अब लोकसभा लड़ने जा रहे हैं। वरीयता क्रम में मोदी जी से बहुत पीछे छूट गए जी। और जो दूसरी बात मेरे को ध्यान आ रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी महाराज साहब राज्यसभा में जाना चाहते थे। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, आप तो लोकसभा मटेरियल है, इंतजार कर लीजिए लोकसभा तक। वो प्रतीक्षा नहीं कर सके और भाजपा में चले गए और राज्यसभा सदस्य बन गए, मंत्री बन गए। लेकिन अंततः उन्हें वही लोकसभा चुनाव लड़ने पड़ रहे हैं जिससे बचने के लिए वो भाजपा गए थे और राज्यसभा के रास्ते संसद में पहुंचे थे। अच्छा एक बार बताओ, आप शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतने परेशान क्यों? वो बहुत पीछे छूट गए। हार के पीछे छूटे ना, जीत के तो पीछे नहीं छूटे। तो परेशानी क्या है? मुझे कोई परेशानी नहीं जी। मैं जो निहितार्थ है इस सूची के, उस पर बैठे बैठे सोच रहा था कि उस समय आपका आकलन ये तो नहीं है कि देखो हमारे यहाँ राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव हार गए फिर भी सबसे आगे वही रहते हैं। ये कैसी भाजपा है जहां पे हारने के साथ में लोग पीछे रह जाते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, मेरा यह आशय कदापि नहीं है। मेरा आशय केवल शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि वो जब विद्यार्थी परिषद में थे जी, उन दिनों भी वे रायपुर आया करते थे। और शिवराज सिंह चौहान जी जिस हिसाब से राष्ट्रीय राजनीति में स्थान बनाने की क्षमता रखते थे, जो संभावनाएं रखते थे, उन संभावना का जो हश्र हुआ उसके बारे में इस सूची को मतलब एक शख्स तकरीबन 18 साल मध्य प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रह लिया। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को लगता है उसके साथ मुझे सहानुभूति रखनी चाहिए। थोड़ा विचार कीजिएगा। पर बहरहाल अभी तो अपनी पार्टी पर विचार कीजिए शैलेश जी। शिवराज जी की चिंता करने के लिए बहुत लोग मौजूद हैं। तो थोड़ा ये बताइए कि अब भाजपा के 11 के 11 प्रत्याशी घोषित हो गए। खाता खुल पाएगा आपका कि ना खुल पाएगा? भाजपा लगातार आपको शिकस्त दे रही। थोड़ा आंकड़ा पे जाइए। 2004 10 1, 2009 10 1, 2014 10 1, 2019 9 2, फिर मुझे ऐसा लगता है 2024 कि वे सारी लोकसभा सीटें जो हम लोगों ने कभी न कभी जीती हैं, उनमें हमारी जीत की संभावनाएं प्रबल हैं और हम लोग इन चुनावों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशियों की सूची तो आने दीजिए। नहीं, आपके पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने से इंकार कर रहे हैं। सम्मानीय भूपेश बघेल जी कह चुके मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, सब सीटों पर प्रचार करना चाहता हूं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, अगर मुझसे बेहतर प्रत्याशी मिल जाए तो मैं चाहूंगा कि वो चुनाव लड़े। सम्मानीय टी.एस. सिंहदेव सीधे तौर पर कह चुके हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो जो तमाम नामचीन नाम है वो सब तो इंकार कर रहे हैं। तो मजबूत कहां से खोज कर ला रहे हैं? वे इंकार नहीं कर रहे हैं जी। ये उनकी विनम्रता है, पार्टी का अनुशासन है। आप सूची आने दीजिए, बहुत सारे आश्चर्यजनक नाम होंगे। आश्चर्यजनक नाम का आशय क्या है? मतलब कौन कितने से हारेगा इसे आश्चर्य के तौर पर बता रहे हैं या कुछ और बता रहे हैं? मैं तो जीत की बात कर रहा था, आप हार की ओर क्यों ले जा रहे हैं? भाई अतीत ऐसा है इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। उससे पहले का अतीत बहुत स्वर्णिम। अच्छा एक बात बताइए, जी, भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को बड़ा अवसर दे देती है जो कांग्रेस में अवसर नहीं पाते हैं। कांग्रेस से टिकट पाने में नाकाम लोग, कांग्रेस से जीत पाने में नाकाम लोग आजकल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सत्ता की सौंध में दाखिल हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कई लोगों को अपने स्तर पर घर बिठाने का फैसला कर दिया है। इन्हें कांग्रेस की टिकट पर मैदान में उतरने की कितनी संभावना आप देख पा रहे हैं? कितनी कोशिश करेंगे, कितना प्रयास करेंगे? बड़े पहले भाजपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। इस कौशल की कोई उम्मीद? मुझे
इसकी संभावना कम नजर आती है जी। क्योंकि भाजपा के विचारधारा के व्यक्ति का कांग्रेस में एकोमोडेट हो पाना बहुत कठिन होता है। लेकिन याद करिए, मोदी जी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत जी, लेकिन मोदी जी तो बना लिए कांग्रेस युक्त भाजपा जी। तो मुझे ये नहीं लगता कि भाजपा युक्त कांग्रेस की कोई गुंजाइश है। कांग्रेस विशुद्ध रूप से कांग्रेस रहेगी और इन चुनावों में मतलब अच्छा कांग्रेस के प्रभाव। दरवाजे भाजपाइयों के लिए बंद हैं, उन्हें हम जगह देंगे नहीं, ऐसा कुछ कह रहे हैं शरद जी? मैं ऐसी किसी घोषणा का अधिकारी नहीं हूं जी। मैं केवल संभावनाओं पे बात कर रहा हूं। आपने संभावनाओं पे एक प्रश्न किया, तो मुझे फिर मैं उसकी- संभावना पूछ रहा हूं भाई, मैं प्रयास तो कर लूंगा लेकिन प्रयास सफल नहीं होंगे इसलिए उसकी संभावना नहीं व्यक्त कर रहा, ऐसा कुछ है क्या कि भाजपाइयों को आजकल कांग्रेस के प्रस्ताव भाते नहीं है? दरवाजा बंद करने का कोई निर्णय लेने का मैं अधिकारी नहीं। दिया है, क्या करें वो? देखिए, हम राजनीति को, हमारे लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारी विचारधारा, हमारी प्रतिबद्धताएं और जो देश के सपने हैं उनको लागू करने का माध्यम है। तो प्रत्येक कार्यकर्ता उन सपनों के लिए, उन उद्देश्यों के लिए और जन कल्याण के लिए और देश के हित के लिए काम करता है। तो कौन कहाँ लगाया जाता है, किसको टिकट मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कौन संगठन में काम करता है, कौन किसी और जगह काम करता है, और हम देखते हैं कि आप यही कारण है कि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को, चाहे ये त्रिवेदी साहब दरवाजे बंद रखे, खुले रखें या ये मैदान में खड़े हो जाए, कोई इनकी तरफ नहीं जाएगा क्योंकि कुछ है नहीं इनके पास। ये देश के खिलाफ अगर, अरे इनके पास कुछ नहीं है तो आप इनके यहां से इतने लोगों को क्यों लेते रहते हो भाई, अगर कुछ नहीं है तो? देखिए, इनके यहाँ भी कुछ अगर अच्छे लोग हों और वो हमारी, अरे अभी तो आप बोल रहे थे इनके आप कुछ नहीं है, और हम तो हर हफ्ते देख रहे हैं कुछ ना कुछ इनके यहां से आपकी संदूकची में आता जा रहा है। कुछ नहीं से भी इतना ले लेते हैं आप, ऐसा कैसे कर लेते हैं चिंतामणि जी? ये पार्टी और इसके वैचारिक आधार और इनकी रीति नीति इतनी खराब है कि वहां अच्छा आदमी भी जाकर के कुछ काम नहीं कर पाता, इसीलिए देखते हैं कि अप्रासंगिक हो जाते हैं। अरे कमाल की बात कर दो, जिनको आप खराब बताते हो उनको भी आप अपने पास लेके आदर्श बता देते हो। ठीक है, वो खराब है तो उनका जो स्थान है वो उनको भी मिलेगा, नहीं तो कम से कम कांग्रेस से बचे तो अब अच्छाई तो शुरू हो ही गई, वो शुरू हो गया और एक नया चिंतामणि जी नई दृष्टि दी, कांग्रेस से निकल लिए ना, अपने आप में ये अच्छे होने की गारंटी हो गई। सबसे बड़ा समाधान ये है। हमारे पास में ऐसे अच्छे चौधरी राकेश सिंह जी हैं, कभी कांग्रेस से निकले थे पर वापस कांग्रेस में ही चले गए। क्या कहते हैं चौधरी जी इस दृष्टिकोण के संदर्भ में? चिंतामणि जी ने दिया है, कांग्रेस से निकल गए ना, अपने आप में ये अच्छे होने की प्रामाणिकता है। तो आप अभी इंदौर के टिकट को रोकने की बात कर रहे थे, तो भाई जी। अब बहुत ताकत में है, टिकट भाई ने रुकवा दिया है, ललवानी को टिकट नहीं मिलेगी, ये आप भी समझ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ जी आप उमा भारती भाजपा में रही आदरणीय साहब जी और उनका कहीं नामो निशान भी नहीं आया। वो कह रही थी मैं चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। जी ये भारतीय जनता पार्टी जब ऐसे स्तर पर उतर आई है जी कि एक साध्वी कुमारी इज्जत आप फरमा ऐसी महिला जो केंद्र में रही और डिजर्व करती है, जी उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दे रही, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो इससे अंदाजा ये लगा बहुत से कई लोग, नंद कुमार सिंह चौहान हमारे साथ एमएलए रहे, केंद्र में मंत्री रहे, सांसद रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके परिवार को दरकिनार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात करती है अपने ही कार्यकर्ता के ऊपर, अपने ही नेताओं के ऊपर। अभी सुन रहे थे कि गोपाल भार्गव जी को टिकट दिया जा सकता है, वो भी बैठे रह गए। जयंत मलैया को सुन रहे थे दमोह से मिल सकता है, वो भी बैठे रह गए। हमारे यहाँ के पवैया जी थे, उनका लग रहा उनको शायद इस अवस्था में फिर से एक बार नवाज देंगे, वो भी बैठे रह गए। आपको मालूम हमारे मित्र नरोत्तम मिश्रा जी बेचारे बैठे रह गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक पैमाना, चौधरी जी को इतना दुख तो अपने कांग्रेस के लोगों के संदर्भ में नहीं, जितने मित्रों के संदर्भ में वो भाजपा में देखकर दुखी हो रहे हैं। तो मैं आखिरी बातचीत के लिए रवि शर्मा जी आपके पास आता हूं। कुल मिलाकर ये सूची पर आपकी टिप्पणी, क्या संदेश है चुनाव कार्यक्रम से पहले इस सूची की घोषणा के मायने और इसके प्रभाव, इस पर आपकी दृष्टि? कुल मिलाकर के चुनाव घोषणा से पहले इस सूची को जारी करना भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी रणनीति है कि उम्मीदवार घोषित होने के बाद यदि उम्मीदवार के चेहरे को लेकर के कार्यकर्ताओं के बीच में किसी
एक वर्ग में कुछ असहजता हो तो वो बैठ करके दूर कर लें। जो रणनीति उन्होंने विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को घोषणा करके अपनाई थी, लगभग वैसी ही रणनीति है। इसमें 3-4 सीट ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों को लेकर के कुछ चर्चाएं अवश्य होगी, जैसे कि झाबुआ की सीट हो सकती है, होशंगाबाद की सीट हो सकती है, जबलपुर की सीट हो सकती, सागर की सीट हो सकती है। तो इन उम्मीदवारों को घोषणा करके भारतीय जनता पार्टी ने इन उम्मीदवारों को यह अवसर दिया है कि इस बीच में वो बैठकें करके वो जो असंतोष है कई बार एंड टाइम पर टिकट घोषित होने से जो दूर होता है उसको दूर कर लें। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है। एक उसमें दमोह की सीट भी देख सकते हैं। राहुल लोधी को भी भाजपा का निचले स्तर का कार्यकर्ता आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सारे के सारे उम्मीद जो घोषित की गई है, ये केवल ताकि वो जमावट कर लें और जब चुनाव आए तो ताकत के साथ चुनाव लड़ें। ये उनकी जीत की एक रणनीति का हिस्सा मुझे लगता है। जी, ये उनकी जीत की नीति का एक हिस्सा लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार किसी नियम, कायदे, कानून की बहुत परवाह नहीं की है। हर समीकरण को साधते हुए उम्मीदवार घोषित किए हैं। विधानसभा चुनाव आ रहे हो तो भी मैदान में उतारा गया है, लोकसभा चुनाव पहले नहीं लड़े हो तो भी उतारा गया है, विधायक रहते हुए भी आपको संसदीय का चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो ऐसे कई फैसले इस सूची में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो भाजपा के एक एक कार्यकर्ता और संभावित उम्मीदवारों को ध्यान में रखने की है कि भाजपा ने नाम घोषित होने के बाद टिकट बदलना बंद कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट पर एक भी प्रत्याशी बदला नहीं था। 195 प्रत्याशी घोषित किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने देश में। छत्तीसगढ़ में 11 और मध्य प्रदेश में 24 प्रत्याशी घोषित हैं। जो तमाम दावेदार हैं इस सूची को अंतिम माने। अगर इस सूची में बदलाव की कोई उम्मीद कोई कर रहा है तो कम से कम उसे अपने जहन में स्थान न दे, क्योंकि भाजपा कोई बदलाव करेगी अतीत ऐसी उम्मीदें नहीं जगाता है। पर इस बदलाव के साथ आई हुई सूची को जनता कैसा स्वीकार करती है आने वाले समय में पता चलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज की इस चर्चा के विशेष कार्यक्रम में इतना ही। सोमवार को फिर करेंगे मुलाकात। मुझे दीजिए।